हेलो बच्चों, कैसे हैं। परम पिता परमात्मा से दुआ है कि सभी अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे। और मुझे बड़ा फक्र है कि मैं अपनी ज़िंदगी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ बैच पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू की थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटेंसिव प्रॉपर्टी याद हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ amount of substance present in the system. Intensive property which are independent of the amount of the substance present in the system. जो इंडिपेंडेंट है, एग्जाम्पल की बात इससे पहले भी पढ़ी है। डेंसिटी इंटेंसिव है, मोलैरिटी इंटेंसिव है, मोलैरिटी भी इंटेंसिव है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की और कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। दे आर नॉन एडिटिव इन नेचर। वो नेचर के अंदर नॉन एडिटिव होते हैं, यानी वो जुड़ते घटते नहीं है। वो जुड़ नहीं सकते, वो घट नहीं सकते, नॉन एडिटिव होते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक था। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर नॉन इंटेंसिव इन नेचर। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इंटेंसिव है, और इंटेंसिव है तो ये भी डायरेक्टली ऐड नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव है, इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूँ। क्वेश्चन कहता है आपको इफ E01, E02 and E03 are the standard electrode potentials of Fe converts into Fe plus 2, Fe plus 2 converts into Fe plus 3 and Fe converts into Fe plus 3 electrodes respectively drive the relation between E01, E02 and E03। ये आता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेचर में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव है यानी जुड़ती नहीं है, नॉन एडिटिव है नेचर के। अब हमें क्वेश्चन दिया है कि इफ E01, E02 एंड E03 आर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो रिलेशन ड्राइव करना है। आओ बच्चों देखें कैसे रिलेशन ड्राइव करेंगे। हम इसको सोल्व करेंगे। जब सोल्व करें तो हमें जो दिया है वही लिख रहे हैं। सोल्व किया, एक क्या दिया है Fe कन्वर्ट्स इनटू Fe प्लस 2, Fe कन्वर्ट्स इनटू Fe प्लस 2। इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं। कितना दिया है E01, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दिया है Fe प्लस 2 कन्वर्ट्स इनटू Fe प्लस 3। इसके लिए E0 कितना दिया है हमें, E0 कितना दिया है E02, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा क्या दिया है, थर्ड दिया है Fe कन्वर्ट्स इनटू Fe प्लस 3 E0 कितना दिया E03, ये थर्ड है। अब तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई, हमारे पास। पहली इक्वेशन थी, फर्स्ट हमने बना दिया, सेकंड बना दिया, थर्ड बना दिया। अब हम ये देखें कि रिलेशन निकालना है तो हम यदि दोनों फर्स्ट इक्वेशंस को जोड़ दें, 1 और 2 को जोड़ दें तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगी। 1 2 को जोड़ोगे यदि आप तो थर्ड ऑक्टेन हो सकती है।
थर्ड ऑप्शन हो सकती है। 1 और 2 को यदि आप ऐड करते हो थर्ड ऑप्शन हो जाएगी। कैसे? जब Fe+2 दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा, तो Fe गिव्स Fe+3। तो लेकिन डायरेक्ट यदि हम ऐड करें तो क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 + 2 को यदि ऐड कर दें हम, तो इक्वेशन 1 + 2 तो क्या रिलेशन आ गया, E01 + E02 दैट इज इक्वल टू E03 आ गया। बोलो यार, यही आया। लेकिन ऐसे नहीं होता बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एडिटिव नहीं है नेचर के अंदर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेचर में जो है वो नॉन एडिटिव है, इसलिए ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा तो फिर बच्चा क्या करें, हमारे पास केवल वही प्रॉपर्टी जुड़ सकती है, वही प्रॉपर्टी एडिटिव होती है नेचर के अंदर जो एक्सटेंसिव हो। और जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात आप करते हो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास आता है फ्री एनर्जी चेंज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही एडिटिव होती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की यदि आप बात करते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा G0 से लिखते हैं, और ये बराबर होती है -n/E0F। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो नेचर में एडिटिव होती है। मास, वॉल्यूम, ये सारी एडिटिव प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव में। अब हमारे पास क्या है, हमें यदि इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है तो हम सीधा नहीं जोड़ेंगे, हम पहले इसको फ्री एनर्जी टर्म में लेके आएंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या होना, Fe कन्वर्ट्स इनटू Fe+2 प्लस, या दो पॉजिटिव चार्ज है +2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। Fe+2 कन्वर्ट्स इनटू Fe+3, एक पॉजिटिव फालतू है प्लस इलेक्ट्रॉन्स। Fe कन्वर्ट्स इनटू Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो भाई यही बना। अब इनको फ्री एनर्जी चेंज में बदलेगी, तो फ्री एनर्जी चेंज के टर्म्स में मैं लेके आऊं इस इक्वेशन को, मैं फ्री एनर्जी चेंज के टर्म में लेके आऊं कि फ्री एनर्जी चेंज के टर्म में हम बात करें इससे कि फ्री एनर्जी चेंज क्या हो। तो फ्री एनर्जी चेंज के टर्म में यदि मैं इस इक्वेशन को लेके आता हूं तो फ्री एनर्जी चेंज के टर्म में ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, तो देखो फर्स्ट ये इक्वेशन को मैं डेल्टा G01 दैट इज इक्वल टू -n/E0F। तो माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 -2 इनटू E01 इनटू F फैराडे कांस्टेंट। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में बदलो यदि मैं, तो डेल्टा G02 दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 1 -1 इनटू E02 इनटू F इक्वेशन नंबर सेकंड। डेल्टा G03 दैट इज इक्वल टू -3 इनटू E03 इनटू F इक्वेशन नंबर थर्ड। बोलो भाई, अब इनको ऐड करें यदि हम, इनको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या है, डेल्टा G01 1 + 2 करें तो डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 दैट इज इक्वल टू डेल्टा G03। यदि हम इन इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो हमारे पास ये आता है। हम इन इक्वेशंस को जोड़े, हेलो हाँ गुड इवनिंग। जब मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ वीडियो ना, 2 मिनट बाद मैं कर दूंगा मैं, या तो फिर इस पे मैसेज कर देना इस नंबर पे। डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 दैट इज इक्वल टू डेल्टा G03। अब 1 की बात करें यदि, तो 1 की बात करें डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 दैट इज इक्वल टू डेल्टा G03। इनकी वैल्यू पुट कर दी, ऐड किया हमने, तो पुट करें तो -2 इनटू E01 इनटू F प्लस -E02 इनटू F दैट इज इक्वल टू -3 इनटू E03 इनटू F। यही आ गया हमारे पास। नेगेटिव F कॉमन ले लिया, क्या बचा, दोनों तरफ से आ गया, क्या बचा ये आपके पास 2E01 प्लस E02 माइनस हट गया, नेगेटिव है, प्लस E02 दैट इज इक्वल टू 3E03 दैट इज इक्वल टू 3E03। बोलो भाई E03 दैट इज इक्वल टू 2E01 प्लस E02 अपॉन 3। ये आपके पास इनके अंदर रिलेशन आ गया। E03 किसके बराबर आ गया, E03 आपके पास आ गया 2E01 प्लस 2E01 प्लस, ये आपके पास रिलेशन आ गया कि E03 दैट इज इक्वल टू 2E01 माइनस E02 अपॉन 3।
ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। और बेसिक फंडा जो था उसको मैं समझाने में शायद कामयाब रहा, और वो फंडा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो नेचर के अंदर नॉन एडिटिव होती है। अब इसका व्यू देखना बहुत जरूरी है कि आपको एक बात समझ में आई। हम कई बार लिखते हैं E नोट H2 कन्वर्ट्स इनटू H पॉजिटिव 0, दूसरा लिखते हैं E नोट 2H2 E नोट 2H पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू H2, वो भी 0। बच्चा कहता है सर एक में H पॉजिटिव एक में वो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सबसे मेन बात जो ध्यान रखनी होगी वो ये है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती है। क्लियर सभी को? चलो आगे चले यदि हम, तो बच्चों हमारे पास अगली एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे इसकी। तो अगली एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जब एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें बहुत सी एप्लीकेशन बता दी थी। लास्ट एप्लीकेशन बची हुई थी, और लास्ट एप्लीकेशन थी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े फंडे हैं, क्लियर होंगे निश्चित रूप से। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से आप क्या समझते हो, ये बात आज हम इस लेक्चर में करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिएक्ट करवाना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिनोमेना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। देखो क्या होता है, एक एग्जांपल से लेते हैं। हमसे पूछे गए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट यदि हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बने। ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक बैटरी लगाई, बैटरी का पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल। मोल्टन NaCl लिया। अब बैटरी लगाई, जो पॉजिटिव पोल है दैट इज एनोड, नेगेटिव पोल जो है दैट इज कैथोड, वो है कैथोड। जैसे ही करंट पास होगा ये डिकम्पोज होगा NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट होगा कैटायंस का, एनायंस का, जो मूव करता है टुवर्ड्स एनोड, उसको जो एनोड की तरफ जाए उसको हम एनायन कहते हैं। तो Cl नेगेटिव एनायन हो गया। जो मूव करे कैटायन की तरफ, कैथोड की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। तो Na पॉजिटिव क्या हो गया, कैटायन। अब फिक्स है चीजें, एनोड जो टर्मिनल होता है उस टर्मिनल के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और जो टर्मिनल कैथोड है उसके ऊपर रिडक्शन होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीडेशन किसका हो, रिडक्शन किसका हो, तो यहां पर कौन आया आपके पास, एनायन आया, तो Cl नेगेटिव आयंस आई, तो Cl नेगेटिव आयंस का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि बैटरी लगा रखी है। तो Cl नेगेटिव आयंस Cl में कन्वर्ट होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगला Cl नेगेटिव आएगा, Cl में लूज कन्वर्ट होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एक चार्ज स्पीशीज का, चार्ज जो स्पीशीज हैं उन चार्ज स्पीशीज का न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज नोन एज प्राइमरी चेंज। इस चेंज को, जो ये चेंज हो रही थी, इस चेंज को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्राइमरी चेंज। ये प्राइमरी चेंज हो, और जो ये प्राइमरी Cl और Cl बना, Cl प्लस Cl, ये दोनों मिलकर एक और मॉलिक्यूल बना ले Cl2 का, दैट चेंज इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। तो आपके पास जो एनोड टर्मिनल है उस एनोड टर्मिनल के ऊपर क्लोरीन गैस इवोल्व होगी। कौन सी गैस इवोल्व होगी, क्लोरीन गैस। कैथोड की बात करें तो कैथोड की जब हम बात करें तो कैथोड के ऊपर Na पॉजिटिव आया, कैथोड रिडक्शन होगा, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा, Na में। तो कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा,
और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। एनोड के ऊपर कौन बाहर निकलेगा? क्लोरीन गैस। कैथोड के ऊपर कौन डिपॉजिट होगा? कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बने आपके पास? मोल्टन NaCl के प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बने? एक सोडियम बना और दूसरा कौन बना? क्लोरीन गैस। क्लियर सभी? चलो ये आसान केस था। दूसरी बात करें, और बात करते हैं। यदि हम और बात करें इसके अंदर कि और इससे देखेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट पूछ सकता है आपसे, तो और प्रोडक्ट पूछे हम, और प्रोडक्ट हमसे पूछता है। और प्रोडक्ट्स की बात करें हम, और दूसरा क्वेश्चन करें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuSO4 using inert electrode और inert electrodes में आपको कह सकता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, PT प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब देखो भाई इसमें क्या हो, कॉपर सल्फेट है, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें एक दो इलेक्ट्रोड, ये बैटरी का ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल एनोड, नेगेटिव पोल कैथोड, ये एनोड और ये भाई कैथोड, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, एक्वस मतलब H2O भी है और भाई CuSO4 भी है, CuSO4 टूट जाएगा, Cu+2 प्लस SO4 -2। H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम डिकम्पोज हो पाता है, बहुत कम टूट पाता है, तो H2O ही। अब यहाँ पर कंपटीशन होगा। यहाँ पर पहले केस में क्या था? अकेला NaCl था, मोल्टन NaCl था, पिघला हुआ NaCl था। इस केस में यहाँ पर कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा या तो कंपटीशन होगा तो एनोड जो टर्मिनल है, उस एनोड टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जाएगी SO4 -2 और H2O जाएगा। तो एनोड के ऊपर कौन कौन पहुंचेगा आपके पास? SO4 -2 और भैया कोई सॉल्यूशन है तो वाटर तो है ही है। इसके ऊपर कैथोड नेगेटिव कौन है? तो इसके ऊपर Cu+2 और भाई वाटर तो है ही, H2 तो है ही। यहाँ पर अब कंपटीशन होगा, यहाँ पे क्या होगा? कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन का बेसिक फंडा जो होता है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी है आपके पास, और वो थ्योरी क्या कहती है? द स्पीशीज which require less energy is discharged at respective electrode। वो स्पीशीज जो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड करेगी वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगी। द स्पीशीज विच रिक्वायर्ड लेस एनर्जी इज डिस्चार्ज्ड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। जिसकी एनर्जी कम हो, और मैंने पहले लेक्चर्स में बताया आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर देखो आप SO4 -2 का तो आप याद रखो कि कुछ भी नहीं होना, सल्फेट का नहीं होता कुछ भी। H2O का ऑक्सीडेशन होगा, ये कि बचा H2O, तो इसका क्या बनेगा? O2 बनेगा, ऑक्सीजन गैस। CuSO4 में H2O में देखोगे तो Cu+2 आयंस का रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और किस में कन्वर्ट होगा? Cu में। किस में कन्वर्ट होगा? Cu। अब Cu में कन्वर्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा? Cu के अंदर। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.34 वोल्ट। H2O E0 की वैल्यू इसके लिए कितनी है? E0 0.34 वोल्ट, और इसके लिए H2O में रिड्यूस हो जाएगी, कन्वर्ट्स इनटू H2। यदि H2 रिड्यूस होता तो इसके लिए E0 की वैल्यू थी -0.83 वोल्ट। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा और ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 1.23 वोल्ट, -1.23 वोल्ट, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये इसका ये 1.23 हो, तो ये आपके पास ऑक्सीडाइज होगा और ये आपके पास क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो प्रोडक्ट क्या है? एक्वस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सॉल्यूशन। तो कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा, एनोड के ऊपर कौन डिपॉजिट होगा? आपके पास
एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस की होगी। क्लियर समझो। और आगे से हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन और आता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate solution using aqueous copper sulfate solution using copper electrode कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करवाया हमसे, कॉपर इलेक्ट्रोड कि कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज करवाता है कि कॉपर के इलेक्ट्रोड को यूज करो और फिर बताओ। तो कॉपर इलेक्ट्रोड को जब यूज करवाता है कि कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करो और उसके बाद बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपको, ये बात पूछता है। तो इसको देखें यदि हम जब आपसे कॉपर के इलेक्ट्रोड के बारे में बात करें तो आपने कहा एक दो इलेक्ट्रोड, ये बैटरी का पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव पोल ये नेगेटिव। कॉपर का इलेक्ट्रोड है ये भी और कॉपर का इलेक्ट्रोड है ये भी, वाटर है और कॉपर सल्फेट है, Cu पॉजिटिव +2 प्लस SO4 -2। अब देखो ध्यान से देखें ये इसको, तो यहाँ पर एनोड पॉजिटिव पोल है जिसके ऊपर SO4 -2 आएगा, H2O आएगा और एक कॉपर खुद ही है। तो यहाँ पर कौन कौन हो गया, SO4 -2, H2O और Cu आ गया। तो Cu हो गया। यहाँ पर कौन कौन हो गया, यहाँ पर H2O, Cu+2 ये हो गया। अब रिडक्शन की बात करें यदि आप, तो रिडक्शन की बात करते हो तो रिडक्शन उसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, E0 H2O कन्वर्ट्स इनटू H2, ये वैल्यू है -0.83 वोल्ट और E0 Cu ये वैल्यू है E0 Cu 0.34 वोल्ट। तो रिडक्शन किसका है भाई, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है। तो कॉपर वाला हो जाएगा यानी Cu+2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cu में, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा यानी कि कैथोड के ऊपर दो कॉपर डिपॉजिट हो गया, इसका कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो SO4 -2 का छोड़ना नहीं, क्या करनी बात, ये Cu+2 ऑक्सीडेशन की बात करें, H2O कन्वर्ट्स इनटू O2, ये आपके पास -1.23 वोल्ट और Cu कन्वर्ट्स इनटू Cu+2, यदि इसकी बात करो तो ये आपके पास -0.34 वोल्ट, -0.34 वोल्ट, ये आपके पास 1.23, ये Cu -0.34 वोल्ट। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन उसका जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन किसका है, जिसका ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिए मैंने, तो जिसका Cu से Cu+2 होना, 0 से 2 होना ऑक्सीडेशन है और O से -2 से ऑक्सीजन -2 था, -2 से 0 होना ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिए। ऑक्सीडेशन उसका जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू है तो ये ज्यादा है, तो यहाँ पर भी इसका कुछ नहीं होगा, यहाँ पर Cu कन्वर्ट होगा किसके अंदर, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो एनोड है, जो आपने एनोड बनाया था वो एनोड टूटना शुरू होगा, ये जो एनोड है ये एनोड टूटेगा, एनोड Cu टूटेगा किसमें, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये एनोड यहाँ से टूटना शुरू हो गया किसमें, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए ऊपर भी। तो एनोड का तो क्या हुआ, डीकंपोजिशन हुआ, एनोड जो कॉपर बना था वो टूट गया और कैथोड जो कॉपर का बना था उसके ऊपर ये नया कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो ये कॉपर आपके पास लगातार इसके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा, ये कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर का ही डिकम्पोजिशन हुआ, कॉपर ही डिपॉजिट हुआ, कॉपर का डिकम्पोजिशन, कॉपर ही क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ, कॉपर ही टूटा और कॉपर का ही डिपोजिशन हुआ। इट मीन्स ये प्रोसेस कहीं ना कहीं काम आ सकती है। और काम कैसे आए, तो काम ऐसे आए कि यदि कॉपर जो है, ये वाली जो रोड थी एनोड, इसको बड़ा बना लिया जाए, बाहरी रोड ले लिया जाए, बड़ा टुकड़ा ले लिया जाए, और वो कैसा टुकड़ा ले लिया जाए, वो टुकड़ा ले लिया जाए इम्प्योर टुकड़ा, और जो एनोड बना था उसको बारीक वायर ले लिया जाए। तो उससे क्या होगा, ये लगातार टूटता रहेगा। तो यहाँ पर जो भी इम्प्योरिटी थी वो सारी की सारी इम्प्योरिटी यहाँ इकट्ठी होती रहेंगी, और जब इम्प्योरिटी इकट्ठी हो गई एनोड के नीचे, तो पानी तो पहले से था, तो वो इम्प्योरिटी का कीचड़ बन गया। तो इसको क्या कहते हो, एनोड मड कहते हो, कीचड़ कहते हो, एनोड की गंदगी कहते हो। तो ये लगातार डिकम्पोज होता जाएगा, ये लगातार प्योर कॉपर का जनरेट होता जाएगा। अब एनोड का जो कीचड़ बना, एनोड की जो गंदगी बनी,
वो गंदगी काम की है, क्योंकि कॉपर के अंदर जो इम्प्योरिटी होती हैं वो सोने की होती हैं, Au की, Ag की, प्लेटिनम, ये इम्प्योरिटी होती है। तो ये कीचड़ भी ऐसा है जिसमें सोना मिलता है, चांदी मिलती है, प्लेटिनम मिलता है, तो ये एनोड में कुछ रहता है। इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, इसका एक एप्लीकेशन भी है। वो एप्लीकेशन क्या है? वो एप्लीकेशन है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में यूज होती है ये प्रोसेस, क्योंकि इसमें से द्वारा आप कॉपर को रिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक था, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस और चलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक लेक्चर और भी आएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसको पढ़ाने की आपको कोशिश की है। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा, और समझ में निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। आप पढ़ते रहें, नोट्स बना लें, जब नोट्स बन जाएं तो लगातार उन नोट्स को मेरे पास भेजते रहें। एक और भी छोटी सी बात मैं देखा, बहुत से बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, बहुत से बच्चे मेरे बहुत अच्छे टच में, वो जब तक रात को उनसे बात ना हो जाए, जब तक ना तो उनको चक पड़ती है, ना ही मुझे चक पड़ती है, तो वो कह रहे थे सर सिलेबस हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा, 15 तारीख को पेपर है, उससे पहले 13 तारीख को ही करवा देंगे। जहाँ तक बात है कि +1 के टॉपिक्स, तो जो +1 के वीडियो भेजे जाएं, उन +1 के वीडियो को भी देख लें, वो भी तुम्हारे लिए उतने ही काम के हैं जितना ये काम के हैं, क्योंकि तुम्हें सब कुछ कलेक्ट करना है। रही बात दूसरी, एक जो चैनल पे अपलोड होते हैं वो मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि उस पर जब भी कोई वीडियो आए तो वो आपको पता चलता रहे। और नोट्स बनाएं तो मेरे पास भेज दें, मुझे एहसास होता रहे कि आप लोग अभी जिंदा हैं, कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं। और जब तक ऐसा काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, सभी बढ़ते रहेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमने ये चैप्टर वहाँ से कर लिया, वहाँ से कर लिया, कोई बात नहीं, वहाँ से कर लिया, इसको मैं पढ़ाऊँ तब भी पढ़ लेना, फील द डिफरेंस, एक डिफरेंस महसूस होगा कि चीज़ें समझ में आती हैं ऐसे पढ़ने से। और जल्दी ही अगला लेक्चर अपलोड करेंगे, तब तक के लिए बाय।